9 जनवरी 2021 सुकार्नो हाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडोनेशिया। दोपहर के 1 बजे बोइंग 737 का एक विमान श्रीविजया फ्लाइट 182 उड़ान की तैयारी कर रहा था। इस प्लेन को काफी एक्सपीरियंस पायलट उड़ा रहे थे। कैप्टन अफवन 54 वर्ष के थे और उनके पास 17,904 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। इस एयरलाइन से पहले वो इंडोनेशियन एयरफोर्स के लिए काम किया करते थे। वहीं फर्स्ट ऑफिसर डीजीओ थे। इनके पास 5,107 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनमें से 6 एज अ पैसेंजर सफर कर रहे थे। इन 12 क्रू मेंबर्स के अलावा 50 पैसेंजर्स भी मौजूद थे। धीरे धीरे पैसेंजर्स प्लेन में सवार होने लगे। यात्रियों के लगेज, खाने पीने का सामान प्लेन में लोड किया जाने लगा। उधर एक पायलट प्लेन का इंस्पेक्शन कर रहे थे। बेसिकली ऐसे इंस्पेक्शन में पायलट प्लेन के चारों ओर घूमकर देखता है कि सब ठीक है या नहीं। इस प्लेन को पोंटिनाक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था, जो कि है इंडोनेशिया में। पर इससे पहले कि प्लेन टेक ऑफ कर पाता, तेज बारिश होने लगी। प्लेन को 1:40 में टेक ऑफ करना था, पर इस फ्लाइट में करीब 1 घंटे की देरी हो गई। बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा था। फाइनली एटीसी ने प्लेन को टेक ऑफ कराने का परमिशन दे दिया। अब ये प्लेन तेज बारिश में रन करते हुए उड़ान भरने लगा। एटीसी ने कहा कि आप 29,000 फीट पर जाकर हमें दोबारा से कांटेक्ट कीजिए। कुछ देर बाद एटीसी ने रडार पर देखा कि ये अपने रास्ते से थोड़ा भटक चुका है, इसीलिए उन्होंने दोबारा से कांटेक्ट किया। SJ-182, आप अपने रास्ते से भटक चुके हैं। SJ-182, प्लीज जवाब दीजिए। एटीसी के लाख कोशिशों के बावजूद भी पायलट की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। अभी ये प्लेन करीब 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और इसका एल्टीट्यूड लगातार बढ़ता जा रहा था। एटीसी ने कहा कि स्टॉप क्लाइंबिंग, आप उसी एल्टीट्यूड पर बने रहें। लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया। एटीसी ने अपने रडार पर देखा कि ये प्लेन अचानक से नीचे गिरने लगा और कुछ ही सेकंड्स में ये रडार से गायब हो गया। एटीसी लगातार गिरते हुए एल्टीट्यूड को देख रहे थे। इतनी तेजी से कोई प्लेन कैसे गिर सकता है? अगर प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ऑफ करके 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर भी छोड़ दिया जाए, तब भी ये प्लेन इतनी तेजी से नहीं गिरेगा जब तक कि इसे गिराया ना जाए। लेकिन अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था। इस प्लेन का लास्ट लोकेशन जहां पर ये क्रैश हुआ था, वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर समुद्र में था। कुछ ही देर बाद रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर पहुंच गए। समुद्र में यात्रियों के बॉडी पार्ट्स, प्लेन के टुकड़े, सब कुछ पानी में तैर रहा था। इस नजारे को देखकर सभी को ये अंदाजा हो गया कि इस हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। समुद्र की गहराई भी अधिक नहीं थी। ये ऑलमोस्ट 50 फीट गहरा था। तुरंत ही कुछ गोताखोर को समुद्र के अंदर भेजा गया, जिसका रियल फुटेज आप देख सकते हैं। पानी के अंदर बिखरे प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े ये साफ साफ बताने की कोशिश कर रहा था कि ये प्लेन बहुत ही तेजी से समुद्र से टकराया होगा। प्लेन में सवार सभी 62 लोगों को मौत से लड़ने का मौका भी नहीं मिला। पानी के अंदर फटे हालत में एक कपड़ा मिला। कुछ घंटे बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल होने लगी, जिसमें एक बच्चा वही ड्रेस पहना हुआ था। प्लेन के टेक ऑफ से पहले उसकी मां ने एयरपोर्ट के सामने तस्वीर लिया था। किसे पता था ये तस्वीर उनके लिए आखिरी तस्वीर बन के रह जाएगी। इस नजारे ने सभी की आंखें नम कर दिया। प्लेन का ज्यादातर मलबा 30 से 40 फीट पर ही था, इसलिए प्लेन के पार्ट्स को, पैसेंजर्स के बॉडी को जल्द से जल्द निकाल लिया गया। घटना के अगले दिन दोनों ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला गया, लेकिन इसका रिपोर्ट आने में अभी वक्त था। उधर इन्वेस्टिगेशन की टीम ऐसे सवालों का पता लगाने में लग गए जो हर किसी के समझ से परे था। प्लेन 11,000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ रहा था और महज 20 सेकंड्स के अंदर ही समुद्र से टकरा गया। आखिर इतनी तेजी से कैसे कोई प्लेन गिर सकता है? बोइंग 737 का ग्लाइड रेशियो ऑलमोस्ट 15:1 होता है। आसान भाषा में कहें तो प्लेन के कॉकपिट में जितने भी सारे स्विच है, सबको ऑफ कर दो। इसके दोनों इंजन में आग लगा दो, बैटरी उखाड़ के प्लेन से बाहर फेंक दो और अगर कुछ करने का मन है तो वो भी कर दो। इतना सब कुछ अत्याचार करने के बाद भी अगर ये प्लेन 1 फीट नीचे आएगा तो 15 फीट आगे जाएगा। मतलब कि प्लेन का एल्टीट्यूड अगर 10,000 फीट था तो ये प्लेन करीब 150,000 फीट की दूरी तय कर सकता था और इतना दूर जाने में प्लेन को वक्त तो लग ही जाता। हालत कितनी भी क्रिटिकल हो, इस प्लेन को गिरने में 1 से 2 मिनट का वक्त लगना चाहिए था।
जबकि ये सिर्फ 20 सेकंड्स में किसी पत्थर की तरह नीचे गिर गया। ये बात इन्वेस्टिगेशन की टीम को हजम नहीं हो रही थी। ये तो वही बात हो गई कि पत्थर और कागज को एक साथ गिराया गया, लेकिन कागज पत्थर से पहले गिर गया। सैटेलाइट के एडीएसबी के डाटा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं इस प्लेन का स्पीड पहले तो कम हो गया, लगभग 100 नॉट्स के आसपास, लेकिन अचानक से इसका स्पीड 3.5 गुना से भी अधिक बढ़ गया और इसके ठीक 10 सेकंड्स बाद ही ये प्लेन क्रैश हो गया। जो कुछ भी प्लेन में हो रहा था उसे बिना ब्लैक बॉक्स की मदद से सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो गया। खैर, घटना के 2 महीने बाद ही ब्लैक बॉक्स के डाटा को सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया गया और जब इसने सभी सवालों का खुलासा किया तो पूरी की पूरी कहानी एक अलग डायरेक्शन में चली गई। तो आइए देखते हैं ब्लैक बॉक्स का ये रिपोर्ट क्या कहती है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के अनुसार सारे कंफ्यूजन्स के पीछे बस एक ही कड़ी थी, प्लेन का ऑटो थ्रोटल। अब ये ऑटो थ्रोटल क्या होता है? दोस्तों, प्लेन के इंजन के पावर को घटाने या बढ़ाने के लिए इस थ्रोटल को अप या डाउन किया जाता है। ये अलग अलग इंजन्स के लिए अलग अलग होता है। नॉर्मली इन दोनों थ्रोटल को एक साथ ही आगे पीछे किया जाता है ताकि प्लेन का दोनों इंजन स्टेबल कंडीशन में पावर ट्रांसमिट करता रहे। अगर इस थ्रोटल को आगे पीछे कर दिया जाए तो दोनों इंजन एक समान पावर जनरेट नहीं कर पाएगा और प्लेन एक तरफा होकर झुकना शुरू हो जाएगा। इन दोनों थ्रोटल को अलग अलग तब यूज किया जाता है जब प्लेन का इंजन किसी गड़बड़ी की वजह से एक समान थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा हो। सपोज राइट साइड का इंजन थोड़ा कम थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे में पायलट राइट साइड के थ्रोटल को थोड़ा सा बढ़ा देगा ताकि दोनों इंजन का थ्रस्ट बराबर हो जाए। लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं, क्योंकि दोनों इंजन सेम कंपनी का सेम मॉडल होता है, इसलिए इसका थ्रस्ट भी बराबर होता है और पायलट्स थ्रोटल को एक साथ आगे पीछे करते हैं। अब ये तो हुई थ्रोटल की बात। अब समझते हैं ऑटो थ्रोटल किस प्रकार से काम करता है। दोस्तों, प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के समय थ्रस्ट को मेंटेन रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, चेकलिस्ट होता है, इन सभी को ध्यान देना पड़ता है। दोनों में से अगर एक पायलट इस थ्रस्ट लीवर को ही अगर पकड़कर बैठा रह जाए तो भाई और कंट्रोल्स को कौन देखेगा। इसलिए प्लेन के इस थ्रस्ट लीवर को या कहें थ्रोटल को ऑटोमेटिक कर दिया गया है, यानी कि प्लेन का कंप्यूटर खुद ये डिसाइड करेगा कि कब इस थ्रोटल को आगे या पीछे करना है। इसके लिए पायलट्स को बस ऑटो थ्रोटल के इस बटन को प्रेस करना पड़ता है। इसके बाद दोनों पायलट्स कॉकपिट के और दूसरे कंट्रोल्स को देखने लगते हैं, चेकलिस्ट को चेक करने लगते हैं। ऑटो थ्रोटल की खास बात ये होती है कि प्लेन का ऑटो पायलट भी अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तब भी ऑटो थ्रोटल डिस्कनेक्ट नहीं होगा। इसे डिस्कनेक्ट करने के लिए वापस से इस बटन को प्रेस करना होता है, या फिर अगर पायलट थ्रोटल में अधिक जोर लगाते हैं तो कंप्यूटर ऑटो थ्रोटल को बंद कर देता है। वो सोच लेता है कि पायलट ऑटो थ्रोटल को अपने कमांड में लेना चाहता है, इसलिए अब उसकी जरूरत नहीं है और वो खुद को शट डाउन कर देता है। तो अब आपको ऑटो थ्रोटल का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब वापस से आते हैं फ्लाइट 182 के पास। साल था 2013 जब पहली बार एक पायलट ने इंजन नंबर 2 के थ्रोटल में कुछ गड़बड़ी महसूस किया। इंजीनियरिंग टीम ने इंजन नंबर 2 की सफाई करके फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में भी चेक किया, पर उन्हें कोई भी फॉल्ट नजर नहीं आया। लेकिन पायलट